अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और पंजाब में जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। पंजाब के बाद ये सारा पानी अब सिंध की तरफ आ रहा है और सिंध हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि कच्चे के इलाकों से भी लोगों को निकाला जाए और वो तमाम एरियाज़ जो स्ट्रेस्ड एरियाज़ जिन्हें कह सकते हैं, जहाँ मुमकिन तौर पर पानी का रुख हो सकता है या जहाँ लोगों की फसलें, उनके घर, उनके जानवर पानी की लपेट में आ सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं ख़ुद कराची में हूँ, तो आज कराची के अंदर मलीर नदी वाला जो एरिया है, इसी तरीके से एक दो और एरियाज़ हैं, वहाँ पानी आया और कुछ लोगों की अमवात भी हुई है। सिंध हुकूमत क्या प्लान कर रही है और कैसे लोगों को रेस्क्यू करेगी, रिलीफ देगी, उसके ऊपर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा कुछ आपकी प्रेपरेशंस क्या हैं, क्या मनसूबाबंदी और क्या हिकमत अमली है आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, एक बहुत शुक्रिया मुझे लेने का अपने प्रोग्राम में। जो ये हालिया फ्लड आया है और ख़ासतौर पर जो पंजाब में उसने तबाहकारियाँ की हैं, इस दफ़े ये फ्लड थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए कि इंडस में फ्लड नहीं है। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ख़ासतौर पे चनाब तो खैर इसमें पहले भी फ्लड आते रहे, लेकिन रावी और सतलज जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिए गए हैं, उनमें भी एक हाई लेवल का फ्लड आया है और ये तीनों फिर सिंक्रोनाइज भी कर गए। और पंजाब पे जो कि आखिरी बराज है पंजाब में, और उसके बाद इंडस आके मिल जाता है कोट मिथन पे, इन 4 दरियाओं से या 5 दरियाओं से जो पंजाब के हैं, उस जगह पे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी आया आज से 2 दिन पहले। ये पानी अब सिंध की तरफ बल्कि सिंध एंटर कर चुका है और इस वक्त खुदू बराज पे अराउंड 5 लाख 2,000 या 3,000 क्यूसिक तक गया था पानी, और वो रिड्यूस इस वक्त 495,000 क्यूसिक से। हमारी शुरू से एस्टिमेट यही था कि हमारे पास पानी 6 से 6.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं आएगा। और डिस्पाइट एनडीएमए ने बात की थी कि 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान, एंड मे बी इवन मोर, जो हमें एक आई थी रिपोर्ट, लेकिन हमारी अपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट की एस्टिमेशन ज़्यादा बेहतर रही और अभी तक जैसे मैंने बताया 5 लाख 2,000 की पीक आई है, एक डिप आया है, 495,000 क्यूसिक्स हो गया। और अगर दोबारा बढ़ा भी तो बारिंग एनी इस वक्त तो रेंज नहीं है कोई सुलेमान के एरिया में, तो हम वही 5.5 या 6 लाख से ज़्यादा पानी अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट डिस्पाइट दैट, बिकॉज स्केयर था और बारिशें हो सकती थी, हमने एक सुपर फ्लड की तैयारी की थी। अपनी सुपर फ्लड हम क्लासिफाई करते हैं 900,000 क्यूसिक्स एंड अबव, और हमने उस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम लोगों की जान बचाएं, और उस सिलसिले में हमने क्या था कि पूरे कच्चे के एरिया में 5 लाख से 7 लाख क्यूसिक तक अगर आता है पानी, तो पूरे सिंध का जो रिवरेंट एरिया है, कच्चा है, उसमें हमने आइडेंटिफाई किए थे गाँव। ये पुरानी एक्सरसाइज हमारी की हुई है, आइडेंटिफाई किए हुए हैं गाँव और उनके एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, लोगों की भी और मवेशियों की भी। फिर 7 से 9 लाख का एक बैंड बनाया हमने, और फिर 900,000 अबाव। हमने अप टू 700,000 को, तो जो 5 to 7,000 का बैंड था, उनको तो हमने पहले ही बता दिया था कि जी आपको हमने इवैक्यूएट करना है, और आप खुद इवैक्यूएट हों या आपको जो मदद की जरूरत हो वो करें। डिस्पाइट दिस, कच्चे के इलाके के लोग जो है उनको शायद हमसे ज़्यादा पता होता है, पुराना एक्सपीरियंस है, एंड दे वर नॉट वेरी विलिंग टू इवैक्यूएट। कुछ लोगों ने किया था, और हमारी लेकिन जो तैयारी थी कि अगर, बिकॉज हमें थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि तौसा पे और पंजनत पे जब पानी आ जाता है तो हमें कम से कम 2 दिन मिल जाते हैं टू डू द फाइनल। तो शाह साहब, जो अभी पानी की सूरत हाल है, अगर वो देखें तो फिर लगता यह है कि अल्लाह पाक करम फरमाए तो वो कोई 9-10 लाख क्यूसिक्स का रेला आने का ख़तरा अब नहीं है। तो हमारा ये वाला बड़ा हिस्सा जो है सूबा सिंध का, वो बच जाएगा। ख़ासतौर पर कच्चे के इलाके जो आमतौर पर डूब जाते हैं, तो वो बच जाएंगे इस दफ़ा सैलाबी रेले से। ये आपकी तवक्कुआत है? इंशाल्लाह। देखिए, कच्चा अभी भी डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है, बिकॉज कच्चे का मतलब है कि रिवर का जो पानी आता है वो बंद टू बंद कच्चा होता है। दोनों साइड पर हमारी डाइक्स हैं,
बीच में कच्चे का इलाका है। तो कच्चा इस वक्त काफी इसलिए कि हमने 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसिक 547,000 क्यूसिक था गुड्डू में। दिस वॉज बिफोर द फ्लड, 24 अगस्त की बात कर रहा हूँ। ये इंडस का फ्लड था मेनली, जो मेन इंडस जो है आर्टरी, उसमें से आया था पानी। तो वो हम गुजार चुके हैं। जैसे आप सही फरमा रहे हैं कि जो 9 लाख से ऊपर का एक एक्सपेक्टेशन थी, वो अल्लाह करेगा कि नहीं आएगा। और शाह साहब, ये जो कराची वाले ये जो मलीर नदी और लियारी वाला वाक़यात हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार थे या ये कुछ अनयूजुअल हुआ? मैं आपको बताता हूँ इसके भी थोड़ा सा। मैं कल गया हुआ था, आई वॉज इन गुड्डू बराज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, उन्होंने गुड्डू बराज, सक्कर बराज और फिर लाड़काना में डाइक्स का भी मुआयना किया। और उसके बाद मैं कल सारा दिन बारिश होती रही। कराची में 7th से हमें प्रेडिक्ट किया था, जो लेटेस्ट मानसून का स्पेल था, बल्कि पूरे सिंध में, नॉट ओनली कराची, पूरे सिंध में। और वाकई मैंने जब जाते हुए आई वेंट फ्रॉम कराची टू गुड्डू, यानी ट्रैवल द इंटायर लेंथ ऑफ सिंध, और वापस भी आया 24 घंटे के अंदर। तो सारे रास्ते में मुझे हर जगह बारिश तकरीबन थोड़ी बहुत मिलती रही। कराची में कल सारा दिन 7th को था, 7th नहीं हुआ, 8th नहीं हुआ, 9th नहीं हुआ, सॉरी 9th को जाके बारिश हुई। और कल सारा दिन चलती रही और शाम को उसने शिद्दत इख्तियार की। ये जो दोनों मलीर नदी में और लियारी नदी में पानी आया है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रेन्स इन कराची। ये जो हमारी हिल रेंज है, माउंटेनस रेंज है, जो सिंध और बलूचिस्तान को डिवाइड करती है, वहाँ पे बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है। और वो पानी फिर हमारे जो बरसाती नाले हैं, मोल नाला कहलाता है एक, और फिर मलीर का नाला, और भी नाले, इनसे ये सारा पानी मलीर नदी में भी आया और लियारी नदी में भी आया। एक और इशू हमें होता है, एक हमारा थद्दो नाला है, उसमें एक डैम बना हुआ है। ये एक पुराना इशू है कि जो नॉर्दर्न बाईपास बना हुआ है, उसने पानी को कॉर्नर कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास की वजह से पानी का रास्ता, नॉर्दर्न बाईपास 10-15 साल पहले, बल्कि 20-22 साल पहले बना था, वो रोक देता है। तो जब शदीद बारिशें होती हैं, तो हमें फिर सुपर हाईवे जो M9 कहलाता है अब मोटरवे, उसको ओवरटॉप करके और आगे सादी टाउन और सादी गार्डन्स करके, जो कि ओरिजिनली मली नदी की पेट के ही इलाके हैं, उस पे कैंटोनमेंट एरिया उसमें बनी हुई है, मकानात वगैरह सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनको फ्लड करता है। ये 2020 में भी हुआ था, 22 में भी गालिबन हुआ था, अगर मैं करेक्टली। और इस दफे कल रात को कोई 7 बजे 8 बजे शाम को ओवरटॉप किया है सुपर हाईवे और इधर पानी गया है। शाह साहब, उसके ऊपर आज सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद थी कि कोई 55 अरब का मंसूबा था, लेकिन वो भी काफ़ी साबित नहीं हुआ और दोबारा पानी में डूब गया। इज इट करेक्ट? कुछ ऐसा हुआ है? कोई बात इंसामी हुई? नहीं, कोई 55। अच्छा, वो मैं आपको उसको भी क्लैरिफिकेशन, पहले ये मैं बता दूं आपको जल्दी से। तो वो जो है हमारा पानी इधर आया, हमने उसमें भी इंटरवेंशन की है। और हमने ये जब 2020 के बाद हुआ था, उसमें एक चीज रह गई है, M9 में एक कलवर्ट बड़ी बनानी है, जो कि वफाकी हुकूमत ने बनानी, बिकॉज वो M9 को हमें हाथ नहीं लगाने देते और हमने पैसे उनको देने हैं, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो वहाँ फ्लडिंग हुई। मलीर नदी और जो लियारी नदी में पानी है, उसमें भी जो इनके वो इलाके जो सालों पानी ना आने की वजह से लोग वहाँ पे, प्राइमरीली वो कच्ची आबादियाँ हैं, उन्होंने बना लिए हैं घर, वो कुछ पानी के अंदर आए और वहाँ पे हमारी टीम ने अच्छा काम किया और उन सबको रेस्क्यू किया है। अनफॉर्चुनेटली 4 डेथ्स हुई थी। वो थद्दो नाला जो ओवरटॉप हुआ है गडाफ की तरफ, वहाँ हुई है। अदर देन दैट कोई ऐसे सर, वो आपका प्रोजेक्ट कौन सा है जो विच फेल टू परफॉर्म? मैं आपको बता रहा हूँ। शाहरा भुट्टो हम बना रहे हैं, जो कि कयूमाबाद से, यानी कुरंगी रोड से जाएगा M9 तक। उसको हम शाहरा भुट्टो से लेके, सॉरी, कयूमाबाद से लेके शाहरा फैसल तक कंप्लीट कर चुके हैं और वो हैंडेड ओवर है। इट इज वर्किंग। आज इसमें मैं कल रात को भी आया हूँ और आज भी मैं उस पर ट्रैवल किया है। वो बिल्कुल ठीक है। उससे आगे जो रोड बन रहा है वही रोड है जो M9 तक जाना है, जो इंशाल्लाह ताला दिसंबर में कंप्लीट होना है। वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो है रोड,
अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम हो रहा है उस पर। वहां पे जब मलीर नदी में पानी बढ़ा है आज, तो वहां पे एक ब्रीच आया है उसके अंदर। दिस इज नॉट हैंडेड ओवर, दिस इज बीइंग वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और उसकी ना स्टोन पिचिंग हुई है उधर, इसलिए कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी तो सिर्फ अर्थ वर्क थोड़ा उधर हुआ है और उधर करना, तो वहां पे एक ब्रीच पड़ा है। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, पंजाब वाली साइड पे इस वक्त अनाज की भी काफी परेशानी है और कुछ लोग जिनकी डेथ्स हो गई हैं उनको रिलीफ देने के ऊपर भी सवाल है। क्या आपके जहन में कोई प्लान ऐसे हैं कि कैसे लोगों को रिलीफ देना और अनाज की प्रोविजन कैसे इंश्योर करनी? किसकी प्रोविजन? अनाज, फूड। मैं दोनों चीजें आपको, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं अगर मुझे इजाजत दें 1 मिनट की। तो शारा भुट्टो के ऊपर सुबह से सोशल मीडिया ने जो बातें की, और मुझे बड़ी अफसोस हुआ है कि हमारे कुछ ऑपोजिशन के सूबाई असेंबली के मेंबरान ने बातें की उसके ऊपर विदाउट नोइंग द डिटेल्स, कि जी ये शारा भुट्टो बह गई और फलाना ढिमकाना, और ऐसी कि आप तक भी खबर पहुंच गई है। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त में खास तौर पे जब मुल्क एक मुश्किल से गुजर रहा है, तो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों के अंदर जो है इस किस्म की अफवाहें फैला के उनको और परेशान ना करें। आपने रिलीफ की बात की, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उससे पहले उन्होंने मुल्तान में जब साउथ पंजाब में थे, पंजाब में टूर करे, तब भी कल सक्खर में वफाकी हुकूमत से कहा कि आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं, क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं, और इंटरनेशनल इदारों को, यूएन को जो फ्लैश अपील होती है उसके लिए कहें। इसलिए पंजाब में जहां तक मुझे पता है काफी सूरत हाल खराब है। मैंने मीडिया से देखा है वहां पे, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल बताया है ये टूर पंजाब कि उधर काफी हालत खराब है। और काफी सालों बाद पंजाब में एक फ्लड आए, हमने तो 2010, 2011, 2012, 2015, 2020, 2022 के फ्लड देखे। वहां पे काफी अच्छे बाद एक बड़ा फ्लड अनफॉर्चुनेटली आया है, और इस डिफिकल्ट टाइम में हम अपने पंजाब के भाइयों बहनों के साथ हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि इमीडिएट रिलीफ की कॉल के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज को है। जब चेयरमैन साहब खुद 2022 में फॉरेन मिनिस्टर थे और फ्लड आया, तो उन्होंने इमीडिएटली फॉरेन ऑफिस के जरिए वो अपील प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से की थी। तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से अपील की है, और आज जहाँ तक मुझे पता है फेडरल कैबिनेट ने भी इसका ऐलान किया है, क्लाइमेट इमरजेंसी और एग्रीकल्चर इमरजेंसी का। अनाज की जहाँ तक बात है, अगेन इट्स मेरे ख्याल उस पर एक अलग ही बात आपसे लंबी कर सकते हैं। वीट क्राइसिस आने जा रहा है। अभी हमने पिछले दफे फार्मर्स के साथ कुछ किया, उसमें शायद हम भी शामिल हैं, उस वजह से वीट क्रॉप हमारा कम आया और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट। अगले साल के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी कि हम फार्मर्स को वो इंसेंटिव दें कि वीट की काश्त करें, उनको उसकी अपनी फसल की अच्छी कीमत मिले ताकि वो काश्त करें और मुल्क खुद कफील हो, बाद में फॉरेन एक्सचेंज ना खर्च करना पड़े। अच्छा शाह साहब, मेरे पास ब्रेक करीब आ गई है। साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के सियासतदानों में भी इनका शुमार होता है। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज क्लाइमेट एमरजेंसी और एग्रीकल्चरल एमरजेंसी का जिक्र किया, ये हैं क्या और इसका लोगों को क्या फ़ायदा होगा? कुछ टैक्सेस बचेंगे, बिल बचेंगे, क्या होगा इससे? जी, इस वक्त इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो फौरी तौर जिन जगहों से तो पानी उतर गया वहाँ पे नुकसानात का तखमीना लगाना शुरू कर दिया गया है, और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और जैसे जैसे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, बाकी जगहों पे जितने नुकसानात हैं, बिलखसूस जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था, किसानों को जो नुकसान हुए हैं, फसलों को जो नुकसान हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुए हैं, घरों को जो नुकसान हुए हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इस तरह की चीज़ें, ना हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत मरतबा इस तरह की इमरजेंसीज फेस करनी पड़ती हैं, और ना क्लाइमेट के हवाले से। मैंने आपको गालिबन आप ही के प्रोग्राम में कहा या किसी और प्रोग्राम में कहा कि हमारे नारोवाल और सियालकोट के सरहद के दूसरी तरफ
तकरीबन 650% ज़्यादा बारिश हुई है इस मरतबा, और कुछ इलाके जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पे 350% ज़्यादा बारिश हुई है। तो इस मरतबा जिस तरह का रेला या तूफ़ान आया है 1955 के बाद, इस नौइयत का ये चौथा बड़ा यानी 4 इस तरह के सिर्फ 1955 के बाद से सैलाब आए हैं। तो इन सब से डील करने के लिए अभी हमें नुकसानात का सही अंदाज़ा नहीं है। अभी तो हमें जानी और माली नुकसान जो रिलीफ के लेकिन ज़री एमरजेंसी नफाज करके क्या होगा? जब आप कहते हैं कि हम ज़री एमरजेंसी नाफज करने लगे हैं, क्लाइमेट एमरजेंसी नाफज करने लगे हैं, तो उसकी आउटकम क्या है, क्या होता है उससे? जी, इससे आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो आप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप मार्केट से इंटरफेयर नहीं करें और मार्केट मैकेनिज़म्स के ज़रिए क्लियर होने दें, कीमतें भी इस्टेब्लिश होने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस मरतबा हो सकता है हमें ख़ुसूसी तौर पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करने पड़ें जिसके ज़रिए किसान के लिए बीज लेना या खाद लेना आसान हो जाए। तो वो तमाम इमरजेंसी मेजर्स जो ज़्यादातर आप नॉर्मल हालात में नहीं लेते, इमरजेंसी डिक्लेयर करने से या इमरजेंसी के लोगों को एक पूरे मुल्क के अंदर एक चीज़ को फोकस में लाने मुराद ये होगी कि आप इमरजेंसी अनाउंस करने के बाद प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे कि गंदम चावल की क्या प्राइस होगी या फर्टिलाइजर किसान को किस कीमत पे मिलेगा, इस टाइप के काम करेंगे आप? नहीं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये तो मैं बिल्कुल ही गलत मैसेज आपको गालिबन मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मदद जो नॉर्मल हालात में आप नहीं फराहम करते, सरकार नहीं फराहम करती और सरकार ज़्यादातर मार्केट पे डिपेंड करती है, उस मदद की नेचर क्या होगी वो नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के बाद इस्टेब्लिश किया जाएगा। यानी किस किस्म की मदद चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है तो मुख्तलिफ़ किस्म की मदद चाहिए। अगर आपकी फसलें तबाह हो गई हैं और किसानों के पास पैसे नहीं हैं बीज के लिए तो फिर एक और किस्म की मदद चाहिए। तो वो मदद जो जनरली आप नॉर्मल सिचुएशन के अंदर नहीं एक्सपेक्ट करते या नहीं फराहम करते, वो इमरजेंसी जब आप सिचुएशन में आते हैं तो वो आप फराहम करते हैं। इसी तरह क्लाइमेट के हवाले से जैसे आज ये मरियम नवाज ने आज कुछ अनाउंसमेंट की है कि जिन लोगों की डेथ हो गई है तो उनको 10 लाख देंगे, जिनका घर गिर गया 10 लाख उसको देंगे, जिसका एक कमरा गिर गया 5 लाख देंगे, जिसको भैंस किसी की मर गई है या कोई जानवर ऐसा है तो उसको 5 लाख देंगे। तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है आप फेडरल गवर्नमेंट पे भी कंसिडर करेंगे? नहीं, इससे देखिए मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा आपको जवाब जो नॉन स्पेसिफिक मिल रहा है उसकी वजह यह है कि मदद की नौइयत ये तो वो मदद है जो ऑन गोइंग है, जो वफाकी हुकूमत भी दे रही है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के तहत भी जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी उसका ऐलान किया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो रहे हैं और इसी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर भी की है, क्योंकि इस तरह के नुकसान नॉर्मल हालात में तो आप ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पानी कम होगा तो उस वक्त फिर आप हमें सही अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की मदद चाहिए और किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुए हैं, लोगों को नुकसान हुए हैं, उनके लाइवलीहुड्स को नुकसान हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं। तो उन तमाम से डील करने के लिए जो इंटरवेंशंस आप नॉर्मल हालात में नहीं करते, जब आप ये इमरजेंसी के ज़रिए उसको फोकस में ले आते हैं तो फिर वो तमाम इंतज़ामात हुकूमत की कुलीदी एक बन जाता है फोकस। महमूद मौलवी साहब से पूछते हैं। महमूद मौलवी साहब, आप तो सफ़े अव्वल के पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्टर भी रहे हैं, आपकी अपनी आटा मिलें भी हैं, तो यू नो दी होल सेक्टर वेरी वेल। इस वक्त पंजाब में बहुत डैमेजेस हुए हैं, आई डोंट नो कि यू आर फेमिलियर विद दैट और नॉट। पूरा वो जो हमारा बेल्ट है ना, राइस ग्रोइंग जो बेल्ट है बासमती वाली, वो काफ़ी डैमेज हुई और वीट आगे सोइंग सीज़न करीब आ रही है, वो भी एक चैलेंज है। आपको क्या लगता है क्या करना है? देखिए, राइस तो डैमेज हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि राइस डैमेज हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ है जितना इसको जो है मेरे ख्याल से पेश किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि देखिए हार्वेस्ट अभी बहुत टाइम है, हार्वेस्ट में राइस जो डैमेज हुआ है उगेगा तो सैलाब तो भाग लेगा। सैलाब कुछ एरियाज़ को देखिए, बहुत बड़े सेक्टर में चावल लगता है, तो छोड़ सैलाब जिस सेक्टर में है ना उधर भी डैमेज हुआ है, मगर मैं ये कहूँ कि जी मेजर एरिया इफेक्टेड हुआ है, ये मैं इसको अग्री नहीं करूँगा। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वीट का,
ये सैलाब जो है ये वीट के लिए तो ये बड़े, मैं तो ये कहूँगा बड़ी खुशाइन चीज़ होती है, उसकी वजह कि आने वाला जो क्रॉप लगेगा वीट जो सोइंग होगा उसमें तो हमारे पास बम्पर क्रॉप आएगा। उसकी वजह ये कि सैलाब से लैंड फर्टाइल होता है और इस वक्त जो वीट का क्रॉप आएगा बम्पर आएगा। यहाँ पे जो वीट को अपॉर्चुनिटी लोगों ने लिया है ना, जिसको आप कहें कि होल्डर्स लोगों ने कि वीट के प्राइसेस को 64 रुपये था एक माह कबल, सैलाब का नाम लेके उसको 100 रुपये पे लेके गए, फिर पिछले 5 दिन में उसको आप वापस लेके आए हैं मेरा ख्याल से 92, 88 के ऊपर या 88 या नहीं। मतलब हाउ आर वी प्लेइंग विथ इट। देखिए लोग इसके साथ बदकिस्मती हमारे ये कि जब भी हमारे मुल्क में कोई मसाइल होते हैं लोग उसकी अपॉर्चुनिटी उठाने को पहले खड़े हैं, चाहे वो सैलाब हो चाहे वो कोई और क्राइसिस हो, उसमें देखिए यहाँ पे देखना अभी चीफ मिनिस्टर सिंह ने जिक्र किया वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्राइसिस जस्ट ऑन द कॉर्नर। देखिए चीफ मिनिस्टर सिंह बिल्कुल मैंने भी सुना वो कह रहे हैं कि वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 12.5 लाख टन वीट उनके पास पड़ा हुआ है। 12.5 लाख टन का मतलब है 6 महीने का अगर वो क्रशिंग देख ले तो वो वीट है, वो वीट पुराना हो गया, अगर उसको वो नहीं निकालेंगे तो वो ख़राब कर रहे हैं। देखिए उनकी कॉस्ट चले गई है 130-140 पे, इसी हिसाब से पास्को की कॉस्ट वो एक जो वीट आज वो बेचेंगे वो 130-140 से ऊपर उनको कॉस्ट पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 23 और 24% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है उसके ऊपर। जब 24% का आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे, अगर पिछले साल उन्होंने 2 साल कबल लिया था 100 रुपये में प्रिक्योर किया, 124 वो हो गया, फिर जो स्टोरेज चार्जेज वगैरह देखे 140-145 रुपये का पड़ा है। पंजाब में भी जो वीट इनके पास पड़ा हुआ है, इनकी अगर आप पंजाब की आप कॉस्ट देखेंगे नथिंग लेस देन 140 रुपीज़। ब्रेक ले, आपसे भी इस पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सैयद महमूद बुखारी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। कुछ अंदाज़ा है पंजाब में इस वक्त नुकसानात का बड़ी फसलों में, राइस का, मेज़ का, जानवरों का, लाइफ स्टॉक का, कुछ बेसिक असेसमेंट? अभी कंप्लीट सर्वेज में तो टाइम लगेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया नदीम मलिक साहब आपका और आप समा टीवी का। ये तो बहुत बड़ा सानिया है मलिक साहब। आप यकीन कीजिए कि मेरी इस 65 साल ज़िंदगी में इस तरह का मौका जो है वो नहीं आया कि जिस तरह से लोग बर्बाद हुए हैं, उजड़े हैं। वो जो कहा ना कि बस्ती बसती है, तो वो बसती हुई बस्तियां जो हैं वो पलक झपकते ही वो उजड़ गई। उनके घर, उनकी ज़मीन उनसे छिन गई, उनकी छत उनसे छिन गई, उनकी जो फसलें खड़ी थी वो सारी चली गई, और वो खुले आसमान के तले उनके मवेशी जो है वो बह गए, मर गए। अब वो चारे न मिलने की वजह से भूख से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और नुकसान का तो अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि अभी मौलवी साहब फरमा रहे थे कि चावल की देखें वो पूरा एरिया डूब गया है। आपका जो सियालकोट है, नारोवाल है, पसरूर है, आपका हाफजाबाद है, आपका मंडी बहाउद्दीन है, और आपका ये जितना एरिया है, और फिर जो भावनगर साइड की तरफ है, उकाड़े की साइड की तरफ है, वो सारा चावल का जो है वो एरिया है। और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि किसानों ने इन्वेस्ट मलिक साहब किया हुआ था उसके ऊपर, और 1 एकड़ के ऊपर 70,000 रुपए कम से कम बता रहा हूँ कि वो इन्वेस्ट होता है, और फिर वो फसल तैयार होती है, और वो सारी जो है वो उजड़ गई। उसके बाद ये आगे आया सैलाब, तो फिर उसने कॉटन को डैमेज किया, फिर आगे आया सैलाब तो उसने गन्ने को डैमेज किया, और मकाई को जो है वो डैमेज किया। और इसका अंदाजा जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए के अंदर है। आप देखें कि जो एक जमीन जब पानी खड़ा हो जाता है मलिक साहब, तो फिर उसको आबाद करने में भी वक्त लगता है। और यहाँ पे आप देखें कि जो पानी है उसको निकास का कोई रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा। वो 1 माह लगेगा, 2 माह लगेगा। कल मैं लाहौर से रहीमिया खान अपने भाई घर आ रहा था, आप यकीन कीजिए कि मेरी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकी। मैं खानेवाल से लेके आप आए, दोनों तरफ से तहद निगाह जो है वो पानी पानी था। आप इसी तरह पीछे चले जाएं, झंग की तरफ चले जाएं, आप शोरकोट की तरफ चले जाएं, तो ये तो पंजाब तो किसानों का ऐसे उजड़ा है
कि मैं आपको बयान नहीं कर आप सकता। क्या तजवीज़ करते हैं स्पोर्ट के लिए? अभी डॉक्टर मुसद्दिक साहब भी हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ वो इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं, क्या तरीका होना चाहिए, किसान छोटे किसान की मदद कैसे करी जाए? जी मलिक साहब देखें, इस वक्त तो एक संजीदा कोशिश की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, देखें ये तो पता हुकूमत को पहले ही था। संजीदा कोशिश क्या हो आपके जहन सर में? वो क्या ये हो तजवीज़ है, सकती कैसे है कि मदद जिस की तरह जाए? दरिया इमरजेंसी लगाई है सर, जितने जो डैमेजेस हुए हैं, गवर्नमेंट अब खजानों के मुंह खोल दे। मैं सच्ची बात आपको कहूं, वरना फिर आप गजाई बहरान के लिए तैयार रहें। जो इस बात पे मुतमईन है कि जी गंदम गंदम किसान नहीं बीजेगा, जो पिछली दफा पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ हाथ किया, जो अभी मुराद अली शाह साहब भी तस्लीम कर रहे थे आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के कि हमारा जो खर्चा है वो 3300-3400 रुपए है, और हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि हमें 1800 रुपए में जो है वो गंदम जो है हमसे छीनी गई। आज वही गवर्नमेंट जो कह रही थी कि आईएमएफ जो है वो इजाजत नहीं देता हमें, हम रेट नहीं मुकर्रर कर सकते, आज उन्होंने नोटिफिकेशन कल मोहतरमा ने वो जारी किया 3000 रुपए का। तो क्या किसान ही सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट है? मुझे बताएं कि क्या ब्यूरोक्रेसी को क्या फर्क पड़ेगा मलिक साहब? उनके आप ऑफिस देखें, उनके बच्चे देखें महफूज हैं, हमारे जो बड़े सियासतदान हैं उनके बच्चे महफूज हैं। लुट तो हम गए, मर तो हम गए। आप अब ये बिजली के बिल माफ करें, ये अभियाना माफ करें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो घर तबाह हुए हैं वो बना कर दें, और वो जो अपना ट्यूबवेल जो है वो सारे तबाह हो गए हैं। आप ये कोई मामूली बात नहीं है सर। देखें 2022 में जो सैलाब आया था मलिक साहब, इसलिए हम खड़े हो गए थे कि फसलों के रेट अच्छे थे। यहां तो कपास में भी हम मरे, मकाई के अंदर हम मरे, हम अपने जो आपके बुखारी साहब आपकी एक बात से मुझे इत्तेफाक है कि बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत को कैश ट्रांसफर्स करनी पड़ेंगी देही इलाकों के अंदर, ताकि वो किसी की छत गिर गई है तो छत बना ले, किसी की भैंस मारी गई है नई भैंस खरीद ले, बीज देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो सैलाब के बाद जो ज़मीन है वहाँ बीज बो सके जिससे गंदम उगाए। सैयद महमूद बुखारी आपका बहुत शुक्रिया। कैश ट्रांसफ़र लेकिन ट्रांसपेरेंटली। मलिक साहब एक मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी आपसे बात करनी है। आजकल बहुत बहस है, डैमों के ऊपर बात भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। हमारे पास एक एक्सपर्ट 2-4 रोज़ पहले आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, मुझे बहुत दिल को लगी। उन्होंने कहा कि कुछ अल्लाह ताला ने बने बनाए आपको रिजर्वायर्स दिए हुए हैं, और वो हैं रिवर बेड्स जिनके ऊपर कब्ज़ा हो गया। सतलुज का बेड कहाँ है पता ही नहीं, ब्यास किसी ज़माने में था उसका बेड किधर है पता ही नहीं, रावी पूरा उसका रिवर बेड है वो पता नहीं कहाँ गया। तो उसके रिवर बेड्स को यूज़ करें तो वो कई मिलियन एकड़ फीट पानी आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ग्रीन एरियाज़ को मार्क करना पड़ेगा, आपको रिवर बेड दोबारा सिक्योर करने पड़ेंगे, आपको नालों के ऊपर कब्ज़े बैन करने पड़ेंगे, और पूरे पंजाब की जो ग्रीन एरियाज़ हैं उसके ऊपर बाकायदा नो कंस्ट्रक्शन नो ग्रे एरियाज़ के बोर्ड लगाने पड़ेंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पे तो सब लोग मुत्तफिक हैं। रिवर बेड्स के नीचे भी एक्वाफर है, मगर उसके बाद भी जितना पानी बहकर गुजरता है उसी तरह का एक समंदर जो है वो ज़ेर ज़मीन है, और पानी की ज़ेर ज़मीन जो अवेलेबिलिटी है उसको टैप करना, मगर एक रेगुलेटेड तरीके से, यानी ऐसे तरीके से नहीं कि पानी जो है उसकी डेप्थ बाज़ इलाकों में इतनी बढ़ गई है कि वो अब पानी की क्वालिटी भी, पानी भी खारा हो गया है और उसका एक्सेस भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और उसको पानी को निकालने के लिए जो बिजली चाहिए वो पानी की कीमत में भी इजाफे का बाइस बन रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेर ज़मीन हमारे पास एक पानी का ज़ख़ीरा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको मिसहैंडल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हम बाज़ जगहों के ऊपर ट्यूबवेल लगा के ज़मीन में से पानी निकालते हैं जो खालों के ज़रिए फिर आखिर में समंदर में गिर जाता है, उसकी वजह से रिचार्ज यानी हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी है उसके अंदर पानी जो वापस जाना चाहिए उसकी मिक़दार कम होती चली जा रही है। तो मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे कोई बिल्कुल मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन सर आप दूसरी बात क्लाइमेट चेंज को खुद डील करते हैं कि आपके पास कोई प्लान है कि आप रिवर बेड्स को सिक्योर कर सकें जहां पे कब्जे हो चुके हैं, ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, इनके बेड्स कब्जे हो चुके हैं, आपको सिक्योर करने पड़ेंगे ना? नहीं देखिए, पानी का एक्सेस तो होता है, पानी का एक्सेस तो रहता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी को बाकायदा एक ख़ास किस्म की जोनिंग के ज़रिए, जहाँ पानी कम है, हमारी फसलों का भी के अंदर भी वो तरतीब नहीं है पानी के हवाले से। हम बहुत ज़्यादा पानी वाटर इंटेंसिव फसलें उगाते हैं
जिस तरीक़ाकार से हम अपनी जो हमारी ज़राअत है उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, अब भी फ्लड इरिगेशन करके, उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीक़ाकार हैं पानी के इस्तेमाल के। यानी अगर आप 3% पानी को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करें पैदावार के हवाले से, जो आप ज़राअत में पैदावार करते हैं, तो आपको एक डैम जितना पानी बच जाता है, एक पूरे डैम जितना पानी बच जाता है। अगर आपके पास डैम्स हों, मुझे नहीं पता आपके एक्सपर्ट ने क्या कहा था, लेकिन हमें इस वक्त तकरीबन 23 मिलियन एकड़ फुट डैम्स की ज़रूरत है। और ये स्टडी है 1968 की, जो फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हवाले से की गई थी। हमने जब ये 2 डैम बनाए थे तो हमारे पास 17.7 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज थी। अब वो सिल्टिंग की वजह से, जो रेत आती है, जो मट्टी गारा आता है, पत्थर आते हैं, क्योंकि हमारी हिमालयन रेंज जो है बड़ी अनस्टेबल है, उसकी जियोलॉजी बड़ी अनस्टेबल है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो जब वो आके डैम में गिरते हैं तो उसकी वजह से डैम की तह में सारी तह मट्टी से भर जाती है। तो अब हमारे पास जो 17.7 मिलियन एकड़ फुट के डैम थे, अब वो 13.5 मिलियन एकड़ फुट के रह गए। यानी 9 से 10 मिलियन एकड़ फुट के इजाफी डैम्स की हमें ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास डैम हो तो सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं होता, पानी रेगुलेट होता है। अगर हम 8 साढ़े 8 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर में ना फेंकें तो समंदर इनग्रेस करना शुरू कर देता है, समंदर का खारा पानी ज़मीन को ख़राब करना शुरू कर देता है वापस आके। इस वजह से अगर हमारे पास स्टोरेज हो तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हर साल 8 साढ़े 8 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है समंदर में गिरता रहे। फिर ये रबी और खरीफ की 2 फसलें हैं, इनमें से एक फसल के वक्त तो बहुत पानी होता है और एक फसल के वक्त पानी नहीं होता। साहब, ये पानी वाली बहस के ऊपर आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, पानी वाली के ऊपर देखें, मेरे ख्याल से डैम्स बनना तो बहुत ज़रूरी है, बनने चाहिए डैम। बिल्कुल। देखें, अभी तो देखें इतने साल के बाद आप देखें KPK के चीफ मिनिस्टर ने अब अग्री कर रहे हैं कि जी कालाबाग डैम बनना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत मुखालफत करती है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त हम एज ए पाकिस्तानी बन के सोचे ना, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जी हमको डाउट है कि पंजाब क्या करेगा और KPK कहेगा कि जी हमको सिंध पे डाउट है। डैम्स बहुत ज़रूरी है। आज अगर ये कालाबाग डैम बन गया, वो एक नेचुरल एरिया डैम है। देखें, उसका आप नाम कुछ भी रख लें, आप देखें और जाके कोई उसका सर्वे करें, मेरे ख्याल से उसके फुटेजेस लोगों को दिखाएं कि वो एक नेचुरल डैम का एरिया है। उसमें इतना कोई आसान चीज़ है जो कि उसको अगर बनाने जाएंगे तो मेन हमारे पानी के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे छोटे डैम्स की हम बात करते हैं कि जी छोटे डैम्स बनने चाहिए, हम पेपर पे ज़्यादा, ठीक है ना, मगर रियलिटी में काम नहीं हो रहा है। देखिए, डैम्स के ऊपर भी मतलब मैं आपको कहूँगा, हर हुकूमत आती है और वो ये कहती है कि जी डैम्स बनने चाहिए और डैम्स हम बनाएंगे, मगर आप मुझे बताएं ना, कितने इतने सालों में हमने कितने डैम बनाए? प्लान कितने? 300 साढ़े 300 डैम्स का प्लान था। डॉक्टर मुसद्दिक एक टर्म यूज़ करते हैं जो बड़ी सेंसिबल है, वो कहते हैं पानी को आपको रेगुलेट करना है, मैनेज करना है। आई थिंक दिस इज़ वेरी सेंसिबल टर्म। आप सारे सूबों को सिर्फ इसी टर्म के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करें और आगे लेकर चलें। व्हाई नॉट? आई होप सो। ये हो सकता है, हो तो सकता है। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबको बिठा के, सारे सूबों को बिठा के करें। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये कहने लगा था कि आपको मालूम है हमारा मुआशरा कुछ ऐसा है, सियासी तनाव भी इसी तरह हमारे होते हैं, हम एक दूसरे के शक में रहते हैं। सूबे जो हैं वो वफाक के शक में रहते हैं, एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे के शक में रहता है। तो इसका टेक्नोलॉजी अब इलाज दरियाफ्त कर चुकी है। अगर आप टेलीमीट्री लगा लें तो टेलीमीट्री ऐसे ही होता है जैसे फीडर होता है या आपके घर का मीटर होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब आप दे सकते हैं कि मैंने इतने इलेक्ट्रॉन बिजली ली थी तो इतना बिल आ गया। तो जब टेलीमीट्री लग जाएगी तो एक एक बूंद का हिसाब आप रियल टाइम में हर सेकंड दे सकेंगे कि कितना पानी कहाँ से कितना बह रहा है और कहाँ जा रहा है। तो फिर ये तकरार जो है कि मुझे शक है इसने कम दिया, मुझे शक है इसने रोक लिया, ये मेरा पानी ले गया, ये तकरार उस टेलीमीट्री के बाद ख़त्म हो जाएगी। वो इनिशिएटिव हमने पिछले साल लॉन्च कर दिया था, इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर वो लग जाएगा। और जैसे वो लग जाएगा तो ये तमाम शकूक व शुबहात जो हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा ये मैं कहूँगा कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, महमूद बाब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।